नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान की, एनडीए की बढ़ती परेशानी की, देखेंगे सीजेआई पर किसने किया हमला, मणिपुर में बीजेपी विधायक ने क्यों दी इस्तीफे की धमकी, जानेंगे एनडीए के मंत्री ने बीजेपी हाईकमान पर क्यों साधा निशाना, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में आम आदमी पार्टी ने फूंका चुनावी बिगुल, चुनाव के लिए जारी की 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। मातोश्री पहुंचे मनसे चीफ राज ठाकरे, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, गठबंधन की अटकलें हुई तेज। ओडिशा के कटक में 36 घंटे का कर्फ्यू लागू, 60 पुलिस पलटन तैनात, दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान हुई थी हिंसा। और शेयर बाजार में तेजी, 582 अंकों की तेजी के साथ 81,790 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 183 अंकों की तेजी के साथ 25,077 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। यानी अब सरकार किसी भी नए काम का ऐलान नहीं कर पाएगी। चुनाव का सभी दलों की तरफ से स्वागत किया गया है। तो कितने चरणों में होगा चुनाव और कब आएंगे नतीजे, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी, तो दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 14 नवंबर को सभी 243 सीटों पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग होगी और शाम तक सभी सीटों के नतीजे भी आ जाएंगे। पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन हो सकेगा, 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे। दूसरे फेज के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किए जाएंगे, 21 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 40 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि विधानसभा में 243 सीटों पर करीब 7.42 करोड़ वोटर हैं। इनमें 100 साल से ऊपर के 14,000 वोटर शामिल हैं। अधिक उम्र के लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। इसके साथ ही राज्य में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव में 17 बदलाव किए हैं। मतदाता बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। ईवीएम पर उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। उम्मीदवारों के नाम भी बड़े फॉन्टों में लिखे जाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद अब राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वैसे सवाल बिहार में 2 चरणों में चुनाव को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने 1 चरण में मतदान की मांग की थी। सिर्फ बीजेपी ने ही 2 चरण में वोटिंग कराने की डिमांड की थी और चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्यक्रम तय किया गया है वो भी बीजेपी की डिमांड से मैच कर रहा है। ऐसे में पहले से ही चुनाव आयोग पर जो सवाल उठते हैं कि बीजेपी के साथ उसकी मिलीभगत है, वो एक बार फिर से उठने लगे हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले बिहार सरकार धड़ाधड़ योजनाओं के फीते काटने में जुटी रही। खुद नीतीश कुमार दिन भर बिजी रहे, चाहे महिलाओं के खाते में पैसे भेजने हो या फिर कई योजनाओं का फीता काटना। नीतीश सरकार बेहद सक्रिय दिखाई दी, क्योंकि 4 बजे तक का ही वक्त बचा था, जिसे लेकर अब तेजस्वी यादव ने तीखा तंज कसा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 बड़े फैसलों पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद घंटे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक तरफ राज्य की 21 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए, तो वहीं दूसरी तरफ पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन कर उसमें सफर भी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन दोनों कदमों को सीधे तौर पर चुनावी दाव करार देते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसलिए पटना में मेट्रो का उद्घाटन कराया गया। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। विपक्ष ने इसके साथ ही महिला लाभार्थियों के खातों में पैसे भेजने को भी रिश्वत करार दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए गठबंधन इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में है। एक तरफ 2100 करोड़ रुपए की राशि सीधे 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजकर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। सरकार ने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए हैं, तो वहीं पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सरकार ने राजधानी की जनता को लुभाने का प्रयास किया है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार को इस बार अपनी जीत मुश्किल दिख रही है, इसलिए उसने आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर जनता को खुश करने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष ने उसके इस कदम की पोल खोल दी है। अब एनडीए को इस फैसले से कोई राजनीतिक फायदा इस चुनाव में मिल पाता है या नहीं, ये देखना होगा। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि वो नीतीश सरकार पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है।
तो सवाल सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। सीजेआई बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हमला हो गया। तो क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिससे मच गया बवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंके जाने की कोशिश का मामला सामने आया, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। 6 अक्टूबर को एक सुनवाई के दौरान एक वकील ने सीजेआई गवई की तरफ जूता उछालने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे दबोच लिया। कोर्टरूम से बाहर ले जाते वक्त वकील ने नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वकील की पहचान राकेश किशोर कुमार के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ये वकील सीजेआई गवई के एक पुराने बयान से नाराज था, जिसमें सीजेआई ने भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। वकील के बर्ताव पर सीजेआई गवई शांत नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उन्होंने अदालत में मौजूद वकीलों से कहा कि वो अपनी बहस जारी रखें। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सबसे बड़े संगठन स्काउरा यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाया है। एक बयान जारी करते हुए वकीलों के संगठन ने कहा कि ये वकीलों के लिए अशोभनीय आचरण है और न्यायपालिका की नींव पर हमला है। हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और अदालत की अवमानना के तहत कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सम्मान को कम करने की एक सोची समझी चाल है। इस घटना ने देश की न्यायिक सुरक्षा और कोर्टरूम के अंदर बढ़ते राजनीतिकरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजेआई ने भले ही कहा हो कि इस तरह की घटना से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तो बीजेपी विधायक ने भी पार्टी हाईकमान पर तीखा हमला किया। विधायक ने सरकार बनाने में असफलता का ठीकरा हाईकमान पर फोड़ दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में अशांति का माहौल बरकरार है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और प्रधानमंत्री के दौरे के बावजूद शांति बहाली के प्रयासों का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। इन सब के बीच बीजेपी वहां सरकार बनाने की कवायद में तेजी ला रही है, लेकिन अब उसे अपने ही साथी से कड़ी चेतावनी मिल गई है, जिससे उसकी सरकार बनाने की राह में रुकावट आ सकती है। मणिपुर से बीजेपी विधायक टी श्याम कुमार ने चेतावनी दे दी है कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनसे मुलाकात के लिए समय देने में विफल रहता है तो वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमें मिलने का समय नहीं देता है तो भाजपा विधायक बने रहने का कोई मतलब नहीं है और मुझे इस्तीफा देना होगा। अगर केंद्रीय नेता लोकप्रिय सरकार बनाने पर सहमत नहीं होते हैं तो हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। टी श्याम कुमार की यह चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत और विधायक के जॉय किशन, बसंत कुमार, करम श्याम सहित कम से कम 9 विधायक रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वो पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए पूर्व सीएम बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से जुड़ेंगे, जो नई सरकार के गठन के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ बात कर रहे हैं। श्याम कुमार की चेतावनी ने बीजेपी की सरकार बनाने की जल्दबाजी में रोड़ा अटका दिया है। अब इन सब के बीच बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह देखना होगा। मणिपुर में सरकार गठन में देरी के लिए बीजेपी के नेता ही मोदी और शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं और अब इस्तीफे की धमकी भी दी जा रही है। तो धमकी अब बीजेपी के सहयोगी भी दे रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अब तो हमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ही उम्मीदें हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए के अंदर विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में 31 जनवरी 2026 तक निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। महायुति में निगम चुनाव को लेकर पहले से ही विवाद देखा जा रहा है। इसके अलावा विवाद की एक वजह पालक मंत्री पद भी बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में नासिक और रायगढ़ में पालक मंत्री को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। रायगढ़ में एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद है, तो नासिक में शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। इन सभी नाराजगियों के चलते बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएम फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से एक बंद कमरे में बैठक की, एकजुट रहने को कहा, लेकिन शाह की कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही और अब शिवसेना की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भूसे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि अब हमें ये विवाद लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। साफ है, अमित शाह जिस विवाद को नहीं सुलझा पा रहे, पीएम मोदी फेल हो गए हैं, तो अब शिवसेना को ट्रंप से ही उम्मीद बची है। पाटिल का ये बयान बीजेपी हाईकमान को चेतावनी के तौर पर माना जा रहा है। पाटिल ने ये बात तब कही जब उनसे सवाल किया गया कि नासिक और रायगढ़ जिले के संरक्षक मंत्री पद का विवाद कब सुलझेगा। क्या अमित शाह के साथ बैठक में इस पर चर्चा हुई? तो पाटिल ने साफ साफ कह दिया कि नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई ये तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि ये विवाद लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में पाटिल का बयान सामने आते ही हंगामा मच गया।
सवाल उठे कि क्या बीजेपी हाईकमान अपने सहयोगियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहा है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि महायुति गठबंधन में जबरदस्त टकराव बना हुआ है। शिंदे के मंत्री ने ट्रंप से मदद मांगी है, जिसके चलते मोदी सरकार सवालों में घिरती दिख रही है। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को लद्दाख हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद बे भी बताए जाने चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि हिरासत के आधार सोनम वांगचुक को दे दिए गए हैं, लेकिन कानूनी रूप से पत्नी को ये आधार बताना जरूरी नहीं है। जब सिब्बल ने हिरासत के आधार पत्नी को दिए जाने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग की, तो जस्टिस कुमार ने कहा कि इस स्तर पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पत्नी को आधार देने में क्या रुकावट है। एसजी मेहता ने अपनी बात दोहराई कि पत्नी को आधार देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता यानी पत्नी आधार न मिलने के मुद्दे को उठाकर एक नया कानूनी दांव खेलने की कोशिश कर रही हैं। इस पर सिब्बल ने साफ किया कि हम केवल इसलिए आधार मांग रहे हैं ताकि हिरासत के आदेश को चुनौती दी जा सके, न कि इसलिए कि आधार न देने को ही चुनौती का कारण बनाया जाए। इस पर एसजी मेहता ने संभावना तलाशने की सहमति दी कि क्या हिरासत के आधार पत्नी को दिए जा सकते हैं या नहीं। इस दौरान सिब्बल ने सोनम वांगचुक को मेडिकल सहायता दिए जाने का भी आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने मांग की कि पत्नी को सोनम वांगचुक से मिलने की इजाजत दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने आर्टिकल 32 के तहत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें उनके पति सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है। वांगचुक फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी हिरासत अवैध है और ये अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है, क्योंकि वांगचुक या उनकी पत्नी को गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बताया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजानिया की बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 अक्टूबर यानी मंगलवार तय की है। अब 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, क्या सोनम वांगचुक को रिहाई मिलेगी या ये इंतजार और बढ़ेगा, ये देखना होगा। वांगचुक की जल्दी रिहाई की उम्मीद जताई जा रही है, तो फ्रांस में लगातार झटके लग रहे हैं। फ्रांस में एक साल के अंदर 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और इस बार तो सिर्फ 26 दिन ही सरकार चल पाई। तो क्यों फ्रांस के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, देखिए इस रिपोर्ट में। फ्रांस में एक बार फिर सरकार गिर गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेकॉर्नु का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। पीएम लेकॉर्नु का ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब सुबह ही उन्होंने अपनी सरकार का विस्तार किया है। उन्होंने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद और पीएम बनने के 1 महीने से भी कम समय के अंदर इस्तीफा दे दिया। लेकॉर्नु 9 सितंबर को फ्रांसवा बायरू की जगह 1 साल में फ्रांस के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पद छोड़ने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने राजनीतिक दलों की पक्षपातपूर्ण नीति को अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद दक्षिणपंथी नेशनल रैली ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से नेशनल असेंबली को भंग करने की मांग कर दी। पार्टी ने कहा कि मैक्रों को अब चुनना होगा, पार्टी भंग करना है या इस्तीफा देना होगा। नेशनल रैली की नेता ली पेन ने कहा कि देश में बहुत जल्दी विधायी चुनाव बहुत जरूरी है। इसके अलावा अति दक्षिणपंथी पार्टी फ्रांस अनबोर्ड ने भी मैक्रों के जाने की मांग की है। ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहले से ही कई फैसलों को लेकर मैक्रों की सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। हाल ही में सरकार के बजट प्रस्ताव के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। उनके कार्यकाल में 3 असफल सरकारें गिर चुकी है और अब चौथे पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में फ्रांस की सियासत अब किस नए मोड़ पर जाती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सांप्रदायिक राजनीति के बुलडोजर ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी घुसने की कोशिश की, जब एक व्यक्ति ने सीजेआई के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया। इससे जाहिर होता है कि देश में सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो।